हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यार अगर आप लोग नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड आप कहीं ना कहीं फिजिक्स में स्ट्रगल कर रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग में, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आपको लगता है कि आपने थ्योरी को 2-3 बार रिवाइज कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद में जब आप लोग न्यूमेरिकल सोल्व करने जाते हैं ना, तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये आप लोग देख रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे टोटल 5 स्टेप्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं अपने न्यूमेरिकल सॉल्विंग के अंदर, तो आप लोग बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे टोटल 5 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। अगर वो आप फॉलो करते हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे अपनी प्रिपरेशन में एंड आप लोग देखेंगे कि आपका जो भी स्कोर है एग्ज़ाम या मॉक टेस्ट के अंदर, वो भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है। और यार मैं आप लोगों को एक और बात बोलूँ कि अगर आप सीरियसली नीट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपकी मर्जी, आप इस वीडियो को लाइक करते हैं या इस पे कमेंट करते हैं, वो आप लोगों की मर्जी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन अगर आप जेन्युइनली नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड आप फिजिक्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों की जो एक थॉट प्रोसेस है ना फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को लेके, वो बदलने वाली है। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोगों की एक अप्रोच चेंज हो जाएगी कि किस तरीके से आप लोगों को फिजिक्स में न्यूमेरिकल के साथ में आप लोगों को क्या करना है, डील करना है। एंड फिजिक्स में न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? तो ये मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अच्छा, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि यहाँ पे मैं कोई भी एआई इमेज नहीं यूज करने वाला हूं, ठीक है? एंड ना ही कोई मैं एनिमेटेड यहाँ पे वीडियो यूज करने वाला हूं, ठीक है? एकदम रो वीडियो ये होगा ये, जिसमें मैं यहाँ पे ये बोर्ड होगा आपके सामने एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को चीजें बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पे एनिमेशन बनाऊं फिर वीडियो में डालूं। मेरा पर्पज है यहाँ पे आप लोगों को जो बेस्ट गाइड कर सकूं मैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, कि मेरा पर्पज यही है कि आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं। फिजिक्स में नीट के बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो मेरा पर्पज है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करूं कि किस तरीके से न्यूमेरिकल सोल्व करना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी नीट का पीवाईक्यू उठा लो, कोई भी नीट का पीवाईक्यू उठा लो, किसी भी ईयर का आप लोग उठा लो, उसमें से 90 टू 95% जो है ना, वो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है? सीधी सी बात है भाई। 90 टू 95% क्या होता है? न्यूमेरिकल। जैसे अभी देखो, अभी नीट में क्या हो रहा है, 45 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से है ना 40 क्वेश्चंस तो आप लोग आराम से न्यूमेरिकल देख सकते हैं, ठीक है? एंड बहुत बार ऐसा होता है कि कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है ना, उस क्वेश्चन को भी डायग्राम बना के या एफबीडी बना के ही हम लोग उसका आंसर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा था जो मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को 5 स्टेप्स एक्सप्लेन करूँगा कि आप लोगों को किस तरीके से किसी न्यूमेरिकल को, किसी भी न्यूमेरिकल को आप लोगों को अप्रोच करना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग 2 एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, ध्यान से समझना। यहाँ पे 2 एग्जांपल लेंगे एंड ये दोनों एग्जांपल पीवाईक्यू होंगे। एंड ये सबसे टफ चैप्टर जो आपको लगता है पूरी फिजिक्स के अंदर, रोटेशन, उसके हम लोग यहाँ पे 2 एग्जांपल लेंगे एंड मैं यहाँ पे जो भी स्टेप्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, उनको फॉलो करके मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, बहुत अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। अगर टाइम के साथ में अगर आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं, चाहे मॉक टेस्ट देते हैं, तो आप लोग अपने अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे, ठीक है? तो चलो अब हम लोग यहाँ पे 5 स्टेप्स पहले समझ लेते हैं कि कौन सी 5 स्टेप्स है जो आपको न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल सॉल्विंग के टाइम पे ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं यहाँ पे 5 स्टेप्स लिखने वाला हूँ एंड उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एग्जांपल डिस्कस करेंगे रोटेशन वाले चैप्टर से। यहाँ पे टोटल 2 एग्जांपल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली पीवाईक्यू है वो एंड आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे इन स्टेप्स को समझने के बाद में। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 है, इमेजिन द सिचुएशन इन योर माइंड व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप लोग एग्जाम में या जब भी प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, तो रीड करते टाइम पे ही आप लोगों के माइंड में एक जो सिचुएशन है उस क्वेश्चन के अंदर, जो भी सिचुएशन दे रखी है उसका एक रफ डायग्राम आप लोगों के माइंड में बन जाना चाहिए, एक रफ इमेज आप लोगों के दिमाग में बन जानी चाहिए। उससे क्या होता है कि आप लोगों को बार-बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है एंड ये एक इस चीज को भी बताता है कि आप लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड है व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। तो सबसे पहली स्टेप तो यही करनी है कि इससे आना, एक तो टाइम बहुत सेव होता है कि जब भी आप क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो आपको आना पूरी की पूरी सिचुएशन को इमेजिन करना है कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, ब्लॉक एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर चल रहा है, तो वो एक इमेजिन होना चाहिए आपको माइंड के अंदर, ठीक है? तो पहली स्टेप तो हो गई ये। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं स्टेप 1 के अंदर कि वो क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे केवल क्वेश्चन को रीड करते हैं। उनको कोई आइडिया नहीं है कि इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है।
तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी, क्योंकि जब एग्जाम में आप लोग ये वाली स्टेप फॉलो करते हैं ना, तो आप बहुत ज्यादा टाइम सेव करते हैं अपना। इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में आती है स्टेप नंबर 2। अब इसके अंदर क्या है कि राइट ऑल द इंफॉर्मेशन और डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। अब देखो इसका फायदा क्या होता है कि जब भी आप रीड कर रहे होते हैं, उस टाइम पे पहली स्टेप आप लोगों को फॉलो करनी है। उसके बाद में रीड करते टाइम पे क्वेश्चन के अंदर जितने भी डेटा दिए गए हैं, वो आप लोग जहां पे भी रफ नोटबुक में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, एग्जाम के अंदर या घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोग आना यहाँ पे ऐसे साइड में आना वो डेटा लिख लो सारे के सारे कि उसमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है। अब उससे फायदा क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन सोल्व करने जाते हो ना, तो आपको बार बार क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। उससे बहुत ज्यादा टाइम सेव होता है कि आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पहली स्टेप इमेजिन करो, दूसरी स्टेप में क्या है कि पढ़ते टाइम पे ही आप लोग जो भी डेटा गिवन है वो सारा एक साइड में, जो जहां पे भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना, उसके एक कॉर्नर में यहाँ पे ऐसे लिख लो कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करूंगा और यहाँ पे मैंने डेटा लिख लिया। उससे आप लोगों का बहुत टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है एग्जाम के अंदर। अगर आपको डेटा देखने के लिए बार बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ रहा है ना, तो उसमें भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। एंड एग्जाम में तो हमें हर एक सेकंड को आना सेव करना है, और हर एक सेकंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये है स्टेप नंबर 2 जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हम लोग स्टेप नंबर 3 देखते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में क्या है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द सिचुएशन इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। देखो कभी-कभी क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर डायग्राम दिया हुआ होता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को आना ऐसे थ्योरी की फॉर्म में लिखा रहता है, एंड उसका डायग्राम आप लोगों को बनाना होता है। तो जो स्टेप 1 के अंदर जो आप लोगों ने इमेजिन किया है, अब उसका आप लोगों को डायग्राम बनाना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया गया है। देखो डायग्राम बनाने से फायदा क्या होता है कि जब आप लोग एक करेक्ट करेक्ट डायग्राम बना लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो ऐसे समझो कि 50% प्रॉब्लम जो है ना, वो आप लोगों ने वही टाइम पे सोल्व कर दी। अगर आप लोग करेक्ट डायग्राम बना लेते हैं, जो भी सिचुएशन होती है, अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया है, तो आप लोगों ने 50% जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर दिया। कभी-कभी क्या होता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उनमें डायग्राम नहीं आता, लेकिन उन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अगर सोल्व किया जा सकता है, तो वो डायग्राम के थ्रू ही सोल्व किया जा सकता है। कभी-कभी ऐसा होता है। तो डायग्राम बनाने की जो आप लोगों की हैबिट है ना, वो फिजिक्स के अंदर बननी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होती है एक सिचुएशन को समझने के लिए, एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। एंड जब आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच है ना, वो डेवलप होती है, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है फिजिक्स में किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4 के अंदर हमें क्या दिया गया है कि ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, इफ रिक्वायर्ड टू सॉल्व पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखो कभी-कभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई भी न्यूमेरिकल आता है, तो उसमें जनरली हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, किसी भी बॉडी के अगर मोशन को एनालाइज करना है, या फिर उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनको दिखाना है, या कुछ भी फाइंड आउट करना है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स के अंदर। अगर रिक्वायर्ड है उस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो कोई बात नहीं, हम लोग इस वाली जो स्टेप है उसको स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि हर क्वेश्चन के अंदर ही आप लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे फ्री बॉडी डायग्राम के बिना भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है फ्री बॉडी डायग्राम की, तो आप लोगों को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए। अगेन वही बात है, अगर आप लोगों ने करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया ना, उसके बाद में ऐसे समझो कि 60% आपने प्रॉब्लम वहीं पे सोल्व कर दी। उसके बाद में आपको केवल कैलकुलेशन करनी है इस फ्री बॉडी डायग्राम को देख के। तो ये इंपॉर्टेंस होती है फ्री बॉडी डायग्राम की फिजिक्स के अंदर। एंड बहुत बार जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी जो होते हैं वो फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में है लास्ट स्टेप एंड स्टेप नंबर 5, राइट फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अब देखो हमने यहाँ पे 4 स्टेप्स यहाँ पे डिस्कस करे हैं, एंड इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो भी डेटा गिवन है वो लिख लिया होगा, जो भी डायग्राम बनाना है वो बना लिया होगा। अब हमें चाहिए मेन चीज फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर रहे हैं एग्जाम के अंदर या घर पे जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है, आप लोग उनको आना एक कोने में यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा लिख सकते हैं यहाँ पे कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है इसके अंदर, कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, बर्नौली इक्वेशन यूज करनी है, या फिर टॉर्क का फॉर्मूला यूज करना है, या फिर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूले आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब जब आप लोग फॉर्मूला या उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको शॉर्ट में अगर आप लोग लिख लेंगे ना, तो आप लोग क्या करेंगे, आपको एक बेटर क्लैरिटी हो जाएगी उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, आपको मतलब जब आप सोल्व करने जाएंगे ना, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, एंड उस वाले फॉर्मूले को यूज करके आप फटाफट यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। ये चीज जो है वो स्टार्टिंग में आप लोगों को करनी होती है। जब कुछ टाइम तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके बाद में फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं पड़ती।
आप लोगों को माइंड में भी अगर फॉर्मूला याद रखता है, तो आप लोग जब क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हैं ना, उस क्वेश्चन के बीच में भी जहां पे भी फॉर्मूला यूज होता है, वहां पे आप लोग उसको पुट कर सकते हैं एंड उसके बाद में जो भी वैल्यू गिवन है वो वैल्यू वहां पे रख के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोग न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड अगर आप लोग उसको साइड में लिख लेते हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, एक थोड़ा आइडिया रहता है कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है एंड ये वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब देखो उसके बाद में लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि अब क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अगर हमने यहां तक चीजों को फॉलो कर लिया ना, ये 5 स्टेप हमने फॉलो कर लिए, उसके बाद में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता, केवल क्या बचता है, क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन बचती है, कैलकुलेशन करनी होती है, उसके बाद में हमारा आंसर यहाँ पे न्यूमेरिकल का आ जाता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये 5 स्टेप्स देखी कि किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हमें ये 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं एंड एग्जाम्पल कौन से चैप्टर से लेंगे हम लोग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, रोटेशन वाले चैप्टर से यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेंगे एंड ये दोनों ही क्या है, PYQs हैं। ओके, नीट में पीछे के ईयर्स में ये पूछे गए हैं, तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे एंड यहाँ पे हम लोग इन स्टेप्स को फॉलो करने का ट्राई करेंगे कि किस तरीके से आप लोग क्वेश्चन के अंदर इन स्टेप्स को यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलो ये मैंने एग्जांपल 1 लिया है यहाँ पे, जो नीट 2025 के अंदर ही पूछा गया है। तो इसको हम लोग स्टेप्स को फॉलो करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे हम लोग है ना उसका एक जो डायग्राम है ना वो इमेजिन करेंगे हमारे माइंड के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास 20 kg and length 5 meter leans against a smooth vertical wall making an angle 60 degree with it. The other end rests on a rough horizontal floor. The friction force that the floor exerts on the road is. तो सबसे पहले तो स्टेप 1 को फॉलो करेंगे, जहां पे हम लोग इमेजिन करेंगे कि हमारे पास में एक रोड है जिसकी लेंथ L है। वो रोड है ना दीवार के सहारे, एक एंड उसका दीवार से टच है, दूसरा एंड उसका फ्लोर पे टच है एंड वो दीवार से है ना एंगल बना रही है 60 डिग्री। तो ये इतना आपको इमेजिन करना है। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों ने इमेजिन कर लिया, तो अब उसके बाद में स्टेप 2 के अंदर आ जाओ, राइट ऑल द इंफॉर्मेशन और डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। तो अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या डेटा दिए गए हैं वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो रोड का मास है ना कितना दिया गया है, 20 kg दिया गया है रोड का मास। फिर उसके बाद में उसकी लेंथ कितनी दी गई है, उसकी लेंथ 5 मीटर दी गई है। अब थीटा इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 60 डिग्री। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है ना थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री यहीं पे गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ये कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि ये जो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है ना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल नहीं है, ये किसके साथ में है, वॉल। एंड वॉल क्या है, वॉल तो वर्टिकल है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही होता है, क्योंकि अगर हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आप लोगों ने भी बहुत बार देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एंगल थीटा दिया होता है ना वो हॉरिजॉन्टल के साथ ही दिया होता है। चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन ले लो या फिर उसके बाद में एनएलएम में जो ब्लॉक वाले वेज वाले जो प्रॉब्लम है उसके अंदर भी ऐसा ही होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हॉरिजॉन्टल होता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया था, 60 डिग्री विथ इट। इट क्या है यहाँ पे, वर्टिकल वॉल। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो वॉल है ना वो वॉल है स्मूथ, ये भी आप लोगों को लिखना है। एंड उसके बाद में फ्लोर जो है यहाँ पे, फ्लोर ये क्या है, रफ है। एंड अगर फ्लोर रफ है तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा एंड यहाँ पे फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 0 फ्रिक्शन हो जाएगा स्मूथ पे। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमने लिख ली। उसके बाद में जी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखो जब आप स्टार्टिंग में ये वाली स्टेप्स को फॉलो करते हो ना तो आपको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वहां से आपकी एक अप्रोच डेवलप होती है जो आपको फास्ट क्वेश्चन सोल्व करने में भी हेल्प करती है। अब उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे स्टेप नंबर 3 हमारी, जिसमें हमें क्या करना है कि जो भी हमने इमेजिन किया था पढ़ते टाइम पे, इस क्वेश्चन को पढ़ते टाइम पे, उसका हम लोग बनाएंगे डायग्राम, रफ डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास में एक वॉल है। ठीक है, ये हो गई हमारी वॉल जहां पे फ्रिक्शन कितना है, 0। उसके बाद में ये हो गया हमारा क्या, फ्लोर। ठीक है, ये क्या हो गया, फ्लोर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गई, वॉल हो गई, ये हो गया फ्लोर एंड जहां पे फ्रिक्शन अवेलेबल है। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन में बोला गया कि यहाँ पे एक रोड रखी हुई है कुछ इस तरीके से, एक रोड रखी हुई है जिसकी लेंथ कितनी है, L उसकी लेंथ है, कुछ इस तरीके से रखी हुई है। एंड ये वाली जो रोड है यहाँ पे, ये रोड यहाँ पे वॉल के साथ में कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, अब ये रोड है ना, यहाँ पे रोड किस में है, रोड है यहाँ पे इक्विलिब्रियम में। ठीक है, रोड रेस्ट में है, यहाँ पे रेस्ट में रहने का मतलब इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो ये स्टेप 3 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लिया।
अब यहाँ पे बनाते हैं ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम इफ रिक्वायर्ड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है इस रोड के ऊपर जितने भी फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं उनको हमें यहाँ पे शो करना है। तो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि इस रोड का जो मास है m, उसकी वजह से इसके सेंटर पे एकदम डाउनवर्ड क्या लगेगा भाई, यहाँ पे mg लगेगा। पहला तो हो गया ये। दूसरा ये आता है कि ये रोड जो है यहाँ पे देखो टच में है, किसके साथ में, वॉल के साथ में टच में है। तो वॉल इसके ऊपर क्या लगाएगी, एक लगाएगी इस वाले डायरेक्शन में नॉर्मल, इसको मैं n1 बोल देता हूं। फिर ये वाली जो रोड है ये फ्लोर के साथ में भी देखो यहाँ पे कॉन्टेक्ट में है, एंड जहां पे कॉन्टेक्ट में है वहां पे परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा n2। अब देखो जब आप इस तरीके से एनालाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये वाला नॉर्मल n1 इधर ही क्यों लगा, ये वाला नॉर्मल n2 ऊपर ही क्यों लगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप जब इस तरीके से सोल्व करते हैं तो आप पीछे जाके रिवाइज कर सकते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ n1 इधर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे रोड इस वॉल के साथ में टच में है, तो यहाँ पे इस वॉल के परपेंडिकुलर यहाँ पे नॉर्मल लगता है। नॉर्मल जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, एंड यहाँ पे फ्लोर के टच में है तो फ्लोर के परपेंडिकुलर यहाँ पे नॉर्मल लग गया। ठीक है, अब हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि इस रोड को बाहर निकालो ऐसे, एंड इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे फोर्सेस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर शो करेंगे। तो हमने क्या किया, इस रोड को निकाल दिया बाहर कुछ इस तरीके से। अब इस रोड पे सबसे पहले तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है भाई, नीचे की तरफ लग रहा है यहाँ पे mg ग्रेविटी की वजह से, एंड यहाँ पे क्या लग रहा है, इसके ऊपर नॉर्मल n1 लग रहा है, एंड यहाँ पे क्या लग रहा है n2। अब देखो खुद से सवाल पूछने की जरूरत है। अब हम लोग, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4, लेकिन ये फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट नहीं है। अब खुद से सवाल ये पूछने की जरूरत है कि अगर ये वाली रोड इक्विलिब्रियम के अंदर है तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए इन एनी डायरेक्शन। तो अगर आप लोग वर्टिकल डायरेक्शन में देखो तो इस n2 को mg बैलेंस कर देगा, लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो तो इस n1 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। तो आपके दिमाग में क्या सवाल आना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा। अब फ्रिक्शन ये वॉल तो प्रोवाइड नहीं करवा सकती, क्योंकि वॉल तो यहाँ पे क्या स्मूथ है, वॉल यहाँ पे क्या है स्मूथ। फ्रिक्शन यहाँ पे अगर प्रोवाइड करवा सकता है तो वो फ्लोर प्रोवाइड करवा सकता है। एंड कहां पे प्रोवाइड करवा सकता है, ये वाला जो कॉर्नर आप लोगों को दिख रहा है रोड का, ये वाला कॉर्नर यहाँ पे या तो राइट डायरेक्शन में प्रोवाइड करवा सकता है या लेफ्ट डायरेक्शन में प्रोवाइड करवा सकता है। तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों को ये देखने की जरूरत है कि फ्रिक्शन यहाँ पे राइट में लगेगा या लेफ्ट में लगेगा। तो अब देखो रोड इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस वाले डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए इस वाले डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, एंड वो फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो अब एक काम करेंगे, यहाँ पे ये जो रोड है इसको मैं ए पॉइंट नाम दे देता हूँ, इसको बी पॉइंट नाम दे देता हूँ, एंड ये सेंटर है इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ओ नाम दे दिया। तो ये हमारा हो गया ए पॉइंट, ये हमारा हो गया बी पॉइंट, ये हमारा हो गया ओ पॉइंट। हमें क्वेश्चन में फ्रिक्शन निकालना है। तो देखो अगर ये रोड यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है तो अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 5 के अंदर। स्टेप नंबर 5 के अंदर हमें फॉर्मूले यहाँ पे लिखने हैं, एंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है। कॉन्सेप्ट तो देखो यहाँ पे ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि अगर रोड इक्विलिब्रियम में है तो एफ नेट इन एक्स इज इक्वल टू 0, एफ नेट इन y इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में अगर रोड इक्विलिब्रियम में तो है, इसका मतलब नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0, नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो ये है कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब फॉर्मूले में आ जाते हैं कि फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए आपको। फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई कि जो टॉर्क जो होता है, टॉर्क टो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। किसी भी फोर्स की वजह से जो टॉर्क होता है वो एफ इंटू आर परपेंडिकुलर होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आर परपेंडिकुलर क्या है, आर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट से जिसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। ये फोर्स की परपेंडिकुलर, सुनना ध्यान से सुनना, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे आर परपेंडिकुलर क्या है, आर परपेंडिकुलर उस पॉइंट से फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्योंकि अब हमारा लास्ट वाला पार्ट बचता है जहां पे हम लोगों को इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व। अगर आप लोगों ने इतना एनालिसिस कर लिया ना, इसके बाद में इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। तो अब हमने देखो कॉन्सेप्ट में क्या लिखा, एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन 0 होना चाहिए। तो इन एक्स डायरेक्शन नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इसका मतलब इस n1 को कौन बैलेंस करेगा, फ्रिक्शन बैलेंस करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये लिख देंगे n1 इज इक्वल टू फ्रिक्शन। एंड अगर हमें फ्रिक्शन निकालना है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, n1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट,
वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या होना चाहिए, जीरो। तो N2 इज इक्वल टू क्या हो गया, mc, एंड m कितना दे रखा है यहाँ पे 20 इंटू जी कितना दे रखा है 10, तो हमारा कितना आ जाएगा 200 न्यूटन। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, N2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में आता है कि हमें तो N1 की वैल्यू चाहिए ना, तो N1 की वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये रोड अगर इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे दोनों इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है एंड यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब ध्यान से समझना, हम लोग करेंगे ए पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो, क्योंकि यहाँ पे जब रोड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होती है तो आप लोग किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या कर सकते हो, जीरो कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे 3 पॉइंट है ए बी एंड ओ पॉइंट, किस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को उस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो करना है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, फिजिक्स में आप लोग जब भी नेट टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं किसी पॉइंट के अबाउट, तो आपको वो पॉइंट चूज करना चाहिए जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं। इससे क्या फायदा होता है, देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है एफ आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर मान लो हमें इस ए पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो करना है, तो इस ए पॉइंट से कौन पास कर रहा है, फ्रिक्शन पास कर रहा है। कौन पास कर रहा है, नॉर्मल N2 पास कर रहा है। तो अब देखो फ्रिक्शन एंड नॉर्मल N2 इन दोनों के लिए इस ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, जीरो। तो हम यहाँ पे इन दोनों का टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब हमें केवल दो फोर्स का टॉर्क यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आप बी पॉइंट चूज करते हैं ना, तो उसमें भी कोई गलती नहीं है, आप बी पॉइंट भी चूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको तीन फोर्स का टॉर्क लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि बी पॉइंट के केस में केवल N1 का टॉर्क जीरो होगा, बाकी इन तीन का टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत स्मार्ट चीज है जो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, नेट टॉर्क थर्ड स्टेप में, नेट टॉर्क अबाउट A is equal to 0. तो टो A is equal to टो because of N2, टो because of friction, टो because of N1, टो because of mg, एंड ये क्या होना चाहिए, जीरो। एंड जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे फ्रिक्शन एंड नॉर्मल का जो टॉर्क है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ए पॉइंट के अबाउट। तो हमारे पास में इक्वेशन सिंपल कितनी आ जाएगी, टो N1 is equal to टो mg। अब आप बोलोगे कि इनको इक्वल क्यों कर दिया, इनको इक्वल इसलिए कर दिया क्योंकि देखो इस ए पॉइंट के अबाउट ये वाला mg है ना, वो इधर इसको रोटेट करेगा, कौन सी वाली डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, एंड इस ए पॉइंट के अबाउट जो N1 है वो इस वाली डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंड ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर यहाँ पे नेट टॉर्क जीरो है, इसका मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होना चाहिए, उस केस में हमारा नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे टॉर्क लिखने में, एंड टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है यहाँ पे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट ए। तो अगर मुझे N1 का टॉर्क लिखना है तो N1 का ये वाली जो लाइन है इसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं इसको। तो इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये वाली डिस्टेंस आप लोगों को दिख रही होगी यहाँ पे, ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पे। एंड ये वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिख सकता हूँ, देखो ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, एंड ये वाली रोड की लेंथ कितनी है यहाँ पे L। तो क्या इसको लिख सकते हैं L cos 60 डिग्री। तो L कितना है यहाँ पे 5 इंटू cos 60 होता है 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 5/2। उसके बाद में इस mg के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, देखो mg के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, तो इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ये वाली। एंड ये वाली कैसे लिख सकते हैं, देखो ये वाली लेंथ कितनी है L/2, ये वाली लेंथ L/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये वाला कितना आ जाएगा L/2 cos 30 डिग्री, एंड L/2 cos 30 कितना होता है, L/2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 है, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 5/2 इंटू cos 30 कितना होता है √3/2। तो ये फाइनली हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5√3/4। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट कर देते हैं, N1 इंटू N1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है 5/2 इज इक्वल टू mg इंटू 5√3/4, ये आ जाएगा हमारे पास में। तो इसको फर्दर अगर हम लोग सोल्व करेंगे, यहाँ पे इसको फर्दर सोल्व कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या क्या आएगा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। तो N1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, mg की वैल्यू कितनी है 200√3/2, 200√3/2, एंड यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो N1 कितना आ जाएगा 100√3 न्यूटन। ये हमारी N1 की वैल्यू आ जाएगी। एंड N1 किसके इक्वल है, फ्रिक्शन के इक्वल। तो बेसिकली फ्रिक्शन जो है, जो हमें फाइनली फाइंड आउट करना है, फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 100√3।
ये स्टेप्स फॉलो करके आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, इसलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन आपको किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसी तरीके से चीजों को अप्रोच करके चलना होता है, अगर आप लोग अच्छे से सीखना चाहते हैं, फिजिक्स में अच्छे से प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करना चाहते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल 2 डिस्कस करेंगे, वो भी नीट के अंदर ही पूछा गया है, लेकिन वो काफी पुराना पीवाईक्यू है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से आप लोगों को ये वाली स्टेप्स वहां पे फॉलो करनी चाहिए। तो चलो अभी हम लोग एग्जाम्पल टू देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से ये स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो देखो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड ये 2005 के अंदर पूछा गया है। थोड़ा पुराना है लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, ठीक है। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये वाला, एंड ये वाला क्वेश्चन आप लोग तभी कर पाएंगे जब आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होगी किसकी, एंगुलर मोमेंटम की कॉन्सेप्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे हम लोग दिमाग में इमेजिन करेंगे जो भी सिचुएशन है, उसके बाद में क्या गिवन है उसको लिखेंगे, एंड जो डायग्राम है उसको बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर इस क्वेश्चन में फ्री बॉडी डायग्राम की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग उसको बनाएंगे, एंड अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में स्टेप नंबर 5 फॉलो करेंगे, जहां पे हम लोग फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट लिख के, एंड उसके बाद में फाइनली हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करते हैं कि ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इक्वल टू 5 kg, ठीक है। एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है 5 kg, is moving with a uniform speed v is equal to 3 root 2 meter per second in x o y plane along the line y is equal to x plus 4। तो हमारे पास में एक पार्टिकल है, आपको इमेजिन करना है कि आप लोगों के पास में एक्स ओ वाई एक प्लेन है, कुछ एक्स ओ वाई एक प्लेन है, यहाँ पे एक कुछ लाइन है, उस लाइन के ऊपर एक पार्टिकल इस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में यहाँ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, उस लाइन के ऊपर चल रहा है। तो इतना अगर आपने इमेजिन कर लिया, उसके बाद में ये क्वेश्चन को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन इज, इसका मतलब यहाँ पे ओरिजिन है। तो सबसे पहले हमने इमेजिन किया कि पार्टिकल चल रहा है एक लाइन के ऊपर, एक उसकी कांस्टेंट स्पीड है यहाँ पे, ठीक है, एंड हमें यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले दूसरी, तो हमारी पहली स्टेप हो गई जिसमें हमने इमेजिन कर लिया। अब आ जाती है सेकंड स्टेप जिसमें हम लोग यहाँ पे गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में पार्टिकल का मास कितना दिया है 5 kg, उसके बाद में यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी दे दी 3√2 मीटर पर सेकेंड, एंड इस वाली लाइन के, ये लाइन है जिसके ऊपर पार्टिकल चल रहा है y इज इक्वल टू x प्लस 4, इस वाली लाइन के ऊपर पार्टिकल चल रहा है, एंड यहाँ पे एक्स ओ वाई प्लेन के अंदर पार्टिकल चल रहा है इस वाली लाइन पे, ओके। एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगुलर मोमेंटम L, ओके। तो ये हमारी हो गई स्टेप नंबर 2। अब हम लोग यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उसका डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक्स ओ वाई प्लेन बनाएंगे। तो ये यहाँ पे हमारा हो गया, ये y हो गया, ये o हो गया, एंड ये हो गया x, एक्स ओ वाई प्लेन, एक्स ओ वाई प्लेन हमने बना लिया। फिर उसके बाद में क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये वाली स्ट्रेट लाइन है ना, इसके ऊपर पार्टिकल चल रहा है, इस वाली लाइन के ऊपर पार्टिकल चल रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, एंड उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करो, y कितना आ रहा है 4, y की वैल्यू 0 पुट करो, x कितना आ रहा है -4। मतलब ये y एक्सिस पे 4 पे कट करेगी स्ट्रेट लाइन, एंड x एक्सिस पे -4 पे कट करेगी, एंड अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन कट करेगी तो पार्टिकल यहाँ पे इस वाली स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। पार्टिकल किस पे चल रहा है, इस वाली स्ट्रेट लाइन के ऊपर पार्टिकल यहाँ पे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। एंड किस स्पीड से पार्टिकल चल रहा है, यहाँ पे स्पीड दी है पार्टिकल की कि मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ पे है किसी टाइम पे ए पॉइंट पे, कुछ टाइम बाद में पार्टिकल यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, एंड किसी स्पीड से जा रहा है पार्टिकल, वी स्पीड से जा रहा है, एंड वी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3√2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अभी सिचुएशन कैसी है। अगर इतना आप लोगों ने कर लिया ना, उसके बाद में इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप लोगों को अगर बेसिक डेफिनेशन पता है एंगुलर मोमेंटम की, तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मुझे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप लोगों को जब तक डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है एंगुलर मोमेंटम की, तब तक आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो पहली जो दिक्कत आती है ना, वो यहीं पे आती है कि बच्चों को 90% बच्चों को है ना, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही बनानी नहीं आती है, तो वो इस क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात ये है, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं हम लोग ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। देखो यहाँ पे कोई फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनेगा, हमने यहाँ पे स्टेप 3 के बाद में हम लोग स्टेप 5 पे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पार्टिकल के ऊपर फोर्सेज नहीं लग रहे हैं, पार्टिकल यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में चल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, मतलब नेट फोर्स कितना है 0। अब हम लोग बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की। तो स्टेप नंबर 5 में हमें एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है भाई। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी वेक्टर, ये एक फॉर्मूला होता है, या लिख सकते हैं आई ओमेगा वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला है।
अब आई ओमेगा वेक्टर मतलब यहाँ पे पार्टिकल का ओमेगा नहीं दिया, पार्टिकल घूम नहीं रहा है किसी सर्कुलर पाथ पे या रोटेट नहीं कर रहा है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हमें कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूले से काम चलाना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूले को हम लोग स्केलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? स्केलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू एम पी, क्या होता है लीनियर मोमेंटम ना, तो एम वी आर परपेंडिकुलर, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको इस क्वेश्चन को करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो एल एम वी आर परपेंडिकुलर, अब ये चीज है ना आर परपेंडिकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट about which we want to find angular momentum, that is L. ओके, अब देखो ये है मेन चीज, ये आर परपेंडिकुलर, यहीं पे बच्चे फंसते हैं, यही डीप अंडरस्टैंडिंग है इस एंगुलर मोमेंटम की। अगर आपको ये नहीं पता ना कि ये आर परपेंडिकुलर क्या डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? ये वाली लाइन, ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर, फोर्स नहीं वेलोसिटी, आई एम सॉरी। तो ये वाली लाइन जो है ना, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी है, जिस पे पार्टिकल चल रहा है, यहाँ पे किस स्पीड से चल रहा है, स्पीड यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अब इस पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे, एक परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से डाल देंगे, ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा 90। अब देखो हमने इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाई, तो ये वाला जो है ना, ये वाला पॉइंट कितना है 0 4, एंड ये वाला पॉइंट कितना है -4, 0। इसका मतलब यहाँ पे ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है 4, तो ये वाली लेंथ भी कितनी है, ये वाली लेंथ भी कितनी है 4, ठीक है। डायग्राम में सिमेट्री नहीं बनाया लेकिन 4 है। अब देखो ये वाला 4 है, ये वाला 4 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री, एंड ये हमारा आर परपेंडिकुलर है। कौन सा डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या है, आर परपेंडिकुलर। तो आर परपेंडिकुलर यहाँ पे देखो, इस वाले ट्रायंगल में देखो ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल में ए बी, इस वाले पॉइंट को सी मान लेते हैं, तो यहाँ पे ए, ये सी पॉइंट नहीं मानेंगे हम लोग, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, क्या ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इस वाले ट्रायंगल में मैं क्या 4 कोस 45 डिग्री लिख सकता हूँ, तो आर परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 4 इंटू 1/√2, दैट इज 2√2 मीटर, ये आ जाएगा हमारा आर परपेंडिकुलर। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आर परपेंडिकुलर किस तरीके से फाइंड किया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड यही कॉन्सेप्ट है मेन कि आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या है। अगर ये आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास में आर परपेंडिकुलर आ गया। अब हमें एल की वैल्यू निकालनी है, तो एल क्या होता है भाई, एल होता है एम वी आर परपेंडिकुलर। एल इज इक्वल टू एम कितना है 5 इंटू वी कितना है 3√2 इंटू ये कितना आ जाएगा 2√2, तो एल इज इक्वल टू 5 इंटू 3, ये हो जाएगा 30 इंटू √2 हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 60 यूनिट्स। ये हमारा आंसर है 60 यूनिट्स, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट। तो आप लोगों ने देखा इस तरीके से आप लोग ये स्टेप्स को फॉलो करके बहुत इजीली किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने लास्ट तक इस वीडियो को देखा होगा। अगर लास्ट तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है तो आप कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आप इन स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं। एंड मैं ऐसे ही फ्यूचर में आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूंगा जहां पे मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर सकूं नीट में एक अच्छा स्कोर करने के लिए, आपकी नीट फिजिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाए, किस तरीके से आप लोगों को पढ़नी चाहिए।